हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल और एग्ज़ाम जीके में। दोस्तों, आज हम टॉप क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूर्ण ज़रूर देखिएगा और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप क्वेश्चन को लेके आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बीसीसीआई ने 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा रोहित शर्मा। अब मैं कुछ पॉइंट्स इससे बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है अंजुम मुदगिल, तो इसको राइफल शूटिंग में 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है और इसको नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। इसके बाद ऑप्शन बी है राजीव जोशी, तो इसे इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। इसके बाद ऑप्शन सी है दीप्ति शर्मा, तो इसको 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है और ये क्रिकेटर हैं। इसके अलावा मैं कुछ और पॉइंट्स बता दूं कि अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए अमित पंघाल को नामित किया गया है। ये बॉक्सिंग से संबंधित है। इसके बाद विकास कृष्णन को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है और ये बॉक्सिंग खेल से संबंधित है और इसे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? ये एसएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा यूएनडीपी। अब बात यूएनडीपी का ही है, तो मैं बता दूं कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद इसके ऑप्शन ए में है अंकटाड, तो मैं बता दूं कि इसका फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और इसकी स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। इसके बाद ऑप्शन बी है एशियन, तो मैं बता दूं इसका फुल फॉर्म होता है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन और इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद ऑप्शन सी है आईबीआरडी, तो मैं बता दूं कि इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इसे भी याद रख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन से वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो इसका आंसर होगा कॉपरनिकस। अब मैं कुछ पॉइंट्स इस प्रश्न से बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है न्यूटन, जिन्होंने की गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी 1666 ईस्वी में। इसके बाद ऑप्शन बी है डाल्टन, जिन्होंने की परमाणु सिद्धांत का नियम दिया था 1803 ईस्वी में। इसके बाद ऑप्शन डी है आइंस्टीन, जिन्होंने की सापेक्षता का सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण का सिद्धांत और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज इन्होंने ही की थी। इन्होंने
द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² को प्रतिपादित किया था। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है और ये प्रश्न बीपीएससी 2014 में पूछा गया है दोस्तों, तो आप इन सभी को भी याद रख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा 180 डिग्री से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल का उदाहरण है? ये आरआरबी ग्रुप डी 2003 में पूछा गया है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा संगमरमर। अब मैं कुछ पॉइंट्स से बता दूं कि इसके ऑप्शन बी में है चूना पत्थर, ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। इसके बाद ऑप्शन सी है ग्रेनाइट, ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। उसके बाद ऑप्शन डी है कोयला, तो ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो आप इसे भी याद रख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भूकंप की तीव्रता। तो मैं कुछ पॉइंट्स इस प्रश्न से बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है वायु की आर्द्रता। तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ऑप्शन बी है वायु का वेग, तो इसे मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ऑप्शन डी है द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व, तो इसे मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मैं कुछ और पॉइंट्स बता दूं कि फाइडोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। इसके बाद मैनोमीटर, जिससे गैस का दाब ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है क्रोनोमीटर, तो ये जलयानों पर सही समय का पता लगाने वाला यंत्र है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भी आकार की घाटी किससे बनती है? ये एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा नदी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आर्कटिक महासागर। अब मैं कुछ महासागर के विषय में आपको बता दूं कि महासागरों की संख्या 5 है, जिसमें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद आता है अटलांटिक महासागर, इसके बाद है हिंद महासागर, इसके बाद है आर्कटिक महासागर और इसके बाद है अंटार्कटिक महासागर। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? और ये प्रश्न आरआरबी 2003 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। अब मैं कुछ मिट्टी संबंधित पॉइंट्स बता दूं कि इसका ऑप्शन ए में है जलोढ़ मिट्टी। तो ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी है। और इसके बाद ऑप्शन सी है लैटराइट मिट्टी। तो ये मालाबार तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी है और इसमें लोहा, एल्युमिनियम और पोटासियम की प्रधानता होती है। इसके बाद ऑप्शन डी है लाल मिट्टी। तो मैं बता दूं कि इसमें लोहा, एल्युमिनियम और चूना की प्रधानता होती है और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान इत्यादि जगहों पे पाई जाती है। एक और पॉइंट्स मैं काली मिट्टी से बता दूं कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयोगी होती है और इसका सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में है।
तो आप इन सभी को भी याद रख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से इसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा, ये तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये UPPCS 2015 में पूछा गया है प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा कोयम्बटूर। और मैं बता दूं कि अभी हाल ही में कोयम्बटूर का नाम बदलकर कोयम्बटूर कर दिया गया है। 10 जून 2020 से ये प्रभावी हो गया है। तो आप इसे भी याद रख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा केरल। तो ये केरल के महान चित्रकार थे। अब बात केरल की आई है तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। और मैं एक पॉइंट्स बता दूं कि अभी एक दरवाज़ा वितरण योजना यहाँ लागू की गई है। इसमें मछलियों की डोर डिलीवरी प्रदान कर रहा है और ये केरल के कोच्चि शहर में शुरू हुआ है। तो आप इसे भी याद रख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, संगाई त्योहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर। अब बात मणिपुर की आई है तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि मणिपुर का CM एन बीरेन सिंह है और ये भाजपा पार्टी के नेता हैं और यहाँ के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है। और अभी हाल ही में यहाँ के काले चावल चकहाओ को GI टैग मिला है। इसके बाद ऑप्शन ए असम है तो यहाँ का मुख्य त्यौहार बिहू है। और ऑप्शन सी है मिजोरम तो यहाँ का मुख्य त्यौहार चपचारकुट यहाँ का मुख्य त्यौहार है। और उसके बाद ऑप्शन डी है नागालैंड तो यहाँ का मुख्य त्यौहार हॉर्नबिल त्यौहार है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है तो आप इसे भी याद रख लें। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं प्रतिदिन एग्जामिनेशन संबंधित किसी ना किसी टॉपिक पे वीडियो अवश्य डालता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।